हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली न्यू गवर्नमेंट का फाइनल यूनियन बजट पेश हो चुका है और इसे पेश करने वाली थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस बजट के कुछ हाइलाइट्स, जैसे इस बजट का थीम क्या था, वो कौन से मेजर सोर्सेस है जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आती है, और वो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, और किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया गया है, और कई सारी बातें हैं जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बजट की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म ऑफ वर्ड। मतलब कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर थे तो उन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच को पेश किया था, जो कि एक रेवोल्यूशनरी बजट साबित हुआ 1991 में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस टाइम में एलपीजी मॉडल लाया गया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। और वहीं दूसरी तरफ हमारे करेंट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्गेस्ट बजट पेश किया था 2020 के यूनियन बजट में, जो कि 2 घंटा 42 मिनट का था। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कितना बजट पेश किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोरारजी देसाई टॉप पर है, क्योंकि इन्होंने 10 टाइम्स बजट पेश किया है। सेकंड प्लेस पर पी चिदम्बरम और थर्ड प्लेस पर प्रणब मुखर्जी। और बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये 2023 तक 5 बजट पेश कर चुके हैं, और इसके अलावा फरवरी में एक इंटरिम बजट और उसके बाद ये बजट। तो कुल मिलाकर इन्होंने टोटल 7 बजट पेश किए हैं, और इस हिसाब से इनका जो प्लेस आता है वो 3rd नंबर पे हो जाता है। और अगर ये नेक्स्ट 5 ईयर तक फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहती है तो ये मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं बजट को लेकर, कि बजट का वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बेसिकली वर्ड यूज़ किया गया है वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और हमारे संविधान में आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक बजट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स से आपको देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल 114 के क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट के अनुमति के बगैर कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड्स से निकाला नहीं जा सकता, और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बजट पास किया जाए और एप्रोप्रिएटेड बिल को पास कराया जाए। अब कई सारे लोग कहते हैं कि बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसका सिंपल सा एक मैटर है कि बजट हमारे लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो भी पैसा हम खर्च करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सरकार के पास किस फॉर्म में जाता है, सरकार डायरेक्ट टैक्स कितना ले रही है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना ले रही है, और ये जानना हर एक नागरिक का हक होता है। तो इसी की वजह से बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार का प्लान क्या है, सरकार आपसे कैसे पैसा लेगी, जो कमाओगे आप उस पर टैक्स कितना देंगे, साथ ही साथ सरकार के पास जो पैसा आया सरकार उसे किस तरह इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, तो ये जानना हर एक नागरिक का हक होता है। और अगर बात करें बजट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके अंदर बजट डिवीज़न है, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बजट को प्रिपेयर करे, और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। तो अब बात करते हैं इस साल के यूनियन बजट पर। तो इस साल यूनियन बजट में एम्प्लॉयमेंट और स्किल के मामले में जो ज़्यादा फोकस्ड एरिया है वो वुमेन और स्टूडेंट के ऊपर है, जिसमें हर साल 25,000 स्टूडेंट को मॉडल स्किल लोन स्कीम के थ्रू 7.5 लाख रुपीस लोन फैसिलिटेट किए जाएंगे। और एक ई वाउचर लोन को भी लाया गया है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपीस लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि हर साल 1 लाख पर 3% ब्याज के साथ दिया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 स्कीम्स लाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंदर, जिसमें पहला स्कीम फर्स्ट टाइमर्स के लिए है कि जो भी ईपीएफओ के अंदर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उसे सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी। और स्कीम बी में जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, और स्कीम सी में सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। तो इस सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे आगे। इस बजट की शुरुआत फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट को चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिस तरह इन्होंने फरवरी के इंटरिम बजट में कहा था, इस बार भी जो मेन फोकस एरिया रहेंगे वो है गरीब, महिलाएं, यूथ और फार्मर्स। और सरकार फार्मर्स को 50% तक का सभी मेजर क्रॉप पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, जिसमें 80 करोड़ लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और इस बजट के जरिए स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट लाने के लिए 9 चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है। ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बिग बोनेंजा साबित हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म करने में बिहार और आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। बिहार के लिए यूनियन गवर्नमेंट 26,000 करोड़ रोड प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करेगी और साथ ही साथ यहाँ एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्ट करेगी। और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय प्लान लाया गया और आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ फिजिकल और फ्यूचर सपोर्ट के लिए आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाएगा। खैर, बजट के अंदर जो 9 चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है, अब एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को लेकर देखिए, हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि एग्रीकल्चर रिसर्च पर उतना फोकस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार के बजट में ये अनाउंस किया गया है कि एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट लाएंगे। इसके अलावा सरकार नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए अमूल, इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑयल सीड्स है या फिर मस्टर्ड या ग्राउंड नट्स है, वो लोग हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इस पर आत्मनिर्भर बनने की बात हुई है। और 109 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया जाए ताकि किसी भी सॉइल या किसी भी क्लाइमेट में उसे फार्मिंग किया जा सके। इनडायरेक्टली कहे तो ये एक क्लाइमेट रेजिलेंस सीड्स को लाने की बात हो रही है। फर्दर देश भर से 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाया जाएगा, जिसको सपोर्ट किया जाएगा सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग से अगले 2 सालों के लिए। उसके अलावा जो श्रिम्प प्रोडक्शन है या फिर फिशरमैन वगैरह है, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा नाबार्ड के थ्रू कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाया गया है, जिसमें फार्मर्स के जो लैंड्स है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर की बात आती है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की। तो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के अंदर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और ये काफ़ी चर्चा में है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। टोटल 5 PM पैकेज स्कीम अनाउंस किया गया है, जिसमें से 3 पैकेज स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला स्कीम बोला गया है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, मतलब कि वो लोग जो पहली बार जॉब लेंगे उसे सरकार 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में देगी और कहा जा रहा है कि इसमें 210 लाख यूथ को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा स्कीम बी में कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन की, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन होता है EPFO में, सरकार उसमें 4 साल तक और इंसेंटिव देगी, जिससे 30 लाख यूथ को ये बेनिफिट मिलने वाला है। और स्कीम सी में कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं EPFO में, सरकार उनको 3,000 रुपये पर मंथ देगी 2 सालों के लिए, जिससे 50 लाख जॉब क्रिएशन होने की संभावना है। तो वो तो 3 स्कीम्स थी। देखिए चौथा यहाँ पर है स्किलिंग प्रोग्राम। इसमें 20 लाख यूथ को स्किल्ड किया जाएगा 5 सालों में। और साथ ही साथ जो 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो ITIs है, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और जो भी कोर्स है, जो उसमें कंटेंट है, वो सब इंडस्ट्रीज़ के नीड्स के हिसाब से होगा। क्योंकि आज की डेट में अक्सर आप सुनते होंगे लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, तो इंडस्ट्री को कौन सी स्किल चाहिए उसके आधार पर ये ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं पर भी फोकस किया गया है कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से जहाँ पर वुमेन काम कर रही है, उनके कोलैबोरेशन से हॉस्टल्स बनाए जाएंगे वुमेन्स के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए 7.5 लाख रुपीस लोन ग्रांट किए जाएंगे, जो कि अपने खुद का काम स्टार्ट करने में या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में उनको मदद करेंगे। और लोगों को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन पाने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 3% इंटरेस्ट आपकी तरफ से सरकार पे करेगी, मतलब कि समझ लीजिए अगर 10 लाख का लोन ले रहे हैं और 8% कोई भी बैंक चार्ज कर रहा है, तो उसमें 3% सरकार आपकी तरफ से उसे पे कर देगी और 5% ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि लोग पढ़ाई कर सके, स्किल्ड बन सके और फ्यूचर में उन्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट यहाँ आता है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जिसमें सबसे पहले बात किया गया है पूर्वोदय प्लान की, जिसका मतलब होता है विकास भी और विरासत भी। इसमें जो भी ईस्टर्न घाट के स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए
सरकार यहाँ पर प्लान बनाएगी और इकोनॉमिक जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगी। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके सेंटर होगा गया, जो कि बिहार में है, और 3 लाख करोड़ वोमेन और गर्ल्स रिलेटेड स्कीम पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 63,000 विलेजेस को कवर किए जाएंगे और 5 करोड़ ट्राइबल्स को इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है या बेनिफिट मिलने वाला है। और इस स्कीम में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 100 से ज़्यादा ब्रांचेस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को सेटअप किया जाएगा और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, जैसे वाटर, पावर, रेलवे और रोड की, जो कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कोपार्थी नोड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसे सेटअप किया जाएगा। और ओरवाकल नोड, जो कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है, उसे भी रेनोवेट किया जाएगा। तो अगर बात करें पॉइंट 4 की, तो ये रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से लेकर, जिसमें सबसे पहले MSME को क्रेडिट ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा MSMEs के क्रेडिट के लिए न्यू असेसमेंट मॉडल को लाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड्स, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिसकंटिन्यूटिंग सिस्टम के स्कोप को इन्हेंस किया जाएगा और मुद्रा लोन को तरुण कैटेगरी के अंदर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा। और MSMEs के यूनिट्स बनाए जाएंगे, वो किस लिए? फूड्स, इरिडेशन, क्वालिटीज़ और सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। और एटलीस्ट MSMEs के जो स्ट्रेस्ड पीरियड होते हैं, जो भी ख़राब टाइम होता है, उसमें क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा उन्हें। और देखिए यहाँ पर ये 5वां स्कीम है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इसमें सरकार ये कह रही है कि देश के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप इंटर्नशिप ले सकते हो, जिसके लिए सरकार 5,000 रुपये पर महीना सरकार अपनी तरफ से देगी। साथ ही साथ 6,000 रुपये वन टाइम असेसमेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि 1 करोड़ यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 5 सालों में। तो ये टोटल PM पैकेज में 5 स्कीम हो गए हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए गए हैं, वो किसके अंडर? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा जो भी वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे कर किसी हाउस में स्टे करना होता है या पेन गेस्ट बनकर रहना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सरकार डॉर्मेट्री टाइप रेंटल हाउस बनाएगी PPP मोड में और VGF सपोर्ट के साथ। और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स को यूज़ करना ही करना होता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन की शुरुआत की जा रही है। और ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रेंथ दिया जाएगा, ताकि वो स्पीड ला सके, इंसॉल्वेंसी ला सके और एडिशनल ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश्ड कराया जा सके। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केटिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है। उसके अलावा हाउसिंग नीड्स में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की स्कीम को लाया गया, जिसमें 10 लाख करोड़ को इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें अर्बन एरिया में रहने वाले पुअर और मिडिल क्लास पीपल को फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 6वां जो हमारा पॉइंट है वो है एनर्जी और सिक्योरिटी, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया जाएगा और भारत में स्मॉल रिएक्टर्स सेटअप किए जाएंगे। और इसके अलावा पार्टनरशिप होगा NTPC और बेल के बीच में, जिसके तहत थर्मल पावर प्लांट, और ये होगा 800 मेगावाट का कमर्शियल पावर प्लांट, वो फुल स्क्रीन पर सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना पर बात हुई, जिसमें अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको मुफ्त बिजली प्रोवाइड करेगी। और इस स्कीम के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा और ये 300 यूनिट तक आपको हर महीने फ्री में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 14 लाख एप्लीकेशन भराया जा चुका है। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, जो कि GDP का 3.4% होता है। इसके अलावा सरकार ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश के जो 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें उसको 1.5 लाख करोड़ लोन दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट।
ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज को जो लॉन्च किया गया है, उसके थ्रू जो 25,000 रूरल एरियाज़ है उनको कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि किसी भी स्टेट में फ्लड आ जाना, खासकर जो अभी हाल फिलहाल में असम में हुआ, या फिर आए दिन किसी भी स्टॉर्म या तूफ़ान की वजह से किसी स्टेट में फ्लड आ जाता है, तो ये इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से फ्लड्स के डिवास्टेशन से बचने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 11,500 करोड़ के बजट को फिक्स किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, अभी हम जैसे कह के गए कि यहाँ पर असम और भी जो स्टेट्स है जैसे सिक्किम और उत्तराखंड में यहाँ पर अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं, तो इनको असिस्ट किया जाएगा इस प्लान के थ्रू। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा। और अगर बात करें 8वें पॉइंट की, तो वो है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च पर फंडिंग की जाएगी। और जो भी प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर से जो भी रिसर्च और इनोवेशन का काम कर रही है, उन्हें 1 लाख करोड़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि यहाँ पर एक इसमें स्पेस इकोनॉमी सेटअप किया जाएगा 1,000 करोड़ का, जो कि आज से पहले नहीं किया गया था। तो यहाँ एक वेंचर कैपिटल फंड दिया जाएगा स्पेस इकोनॉमी को 1,000 करोड़ का। तो अगर बात करें अपने अगले और लास्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस बजट की, तो वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जिसमें रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस को बताया गया है। खैर, अभी तक हमने जाना कि इस बजट के प्रायोरिटी क्या थे और बजट क्या होता है। बजट के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे रिसिप्ट्स के बारे में। देखिए, बेसिकली रिसिप्ट 2 टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो सरकार को टैक्सेस के माध्यम से जो भी इनकम होता है उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जीएसटी वगैरह हो गया। इसके अलावा मान लो ट्रैफिक चालान वगैरह हो गया। ये सब जितने ये पैसे आते हैं ना, ये सब को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और आप देख सकते हैं 2024-25 में सरकार का कहना है कि 31.3 लाख करोड़ इतना रेवेन्यू रिसिप्ट आने वाला है। मतलब कि इन सब के माध्यम से सरकार को 31.3 लाख करोड़ सरकार की तरफ आने वाला है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली क्या है ना, आपने देखा होगा कि सरकारी कंपनीज हुआ करती हैं, आपने देखा होगा डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं, तो सरकार को उससे पैसा मिलता है जब सरकार उससे बेचती है। फिर इसके अलावा क्या है कि हर बजट में सरकार ज़्यादा खर्च करती है, तो जो खर्च करती है ज़्यादा वो कहाँ से आएगा? तो उसके बाद सरकार को बोरो करना होगा। तो जो सरकार लोन लेगी, बोरो करेगी, वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा कैपिटल रिसिप्ट में। तो 2024-25 में बताया गया है कि सरकार का कैपिटल रिसिप्ट होगा 16.9 लाख करोड़। तो आपको इसे जोड़ना होगा 31.3 लाख करोड़ और 16.9 लाख करोड़। तो ये टोटल अमाउंट मिलकर कितना होगा? 48.2 लाख करोड़। तो ये सरकार के पास पैसा आने वाला है 2024-25 में। अब सरकार पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी या फिर सरकार कितना खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी? अब आप हर साल देखते हो कि सरकार के पास जितना रिसिप्ट आता है उससे ज़्यादा खर्च करती है। अब सरकार 2 तरह से खर्च करती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आप उसे कह सकते हैं कि जो भी सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी रोड्स कैनल्स बनाती है उन पे जो खर्च करती है उसे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक बढ़ गया है 2024 और 25 के बजट में, जो कि 37.1 लाख करोड़ है। आप पीछे 3 सालों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी रेवेन्यूज़ रिसिप्ट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है 31.3 लाख करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 लाख करोड़। मतलब कि ये कई ज़्यादा है। और सरकार जब ज़्यादा खर्चा करती है तो उसके वजह से होता है डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। और ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर में जो निवेशक होते हैं वो इसी नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। वो इसी नंबर्स के थ्रू एस्टिमेट करते हैं कि वो सरकार कितना ज़्यादा खर्च कर रही है और कितना ज़्यादा इनकम कर रही है।
और इसी से पता चलता है कौन सा कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो चलिए अब डेफिसिट को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2020 और 21 का जो ईयर था, जो कोरोना काल से प्रभावित था, तो उसमें आप डेफिसिट देख सकते हैं 9.2% का डेफिसिट है। उसके बाद लगातार ये घटता आया है। 2023 और 24 के बजट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिसिट है 5.9। अब इस बार सरकार ने ये एस्टिमेट किया है कि जो अब डेफिसिट होगा वो 4.9% ऑफ जीडीपी होगा, और हम लोग का अगला जो रिच है या फिर अगला एम है वो होगा 4.5% नेक्स्ट ईयर में। तो ये आंकड़ा जितना कम रहेगा एक कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होगा, और यही जो नंबर्स है वो बताते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस कंट्री का कैसा है। तो ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, या फिर बोल सकते हैं हमारे सरकार के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट को किस किस सेक्टर से कितना % जीडीपी या फिर रेवेन्यू आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सरकार 100 रुपये इनकम कर रही है तो जिसमें 27 रुपये सिर्फ बोरोइंग और लायबिलिटीज से आ रहा है। मतलब कि जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी देने को पड़ेगा। मतलब कि आप देख सकते हैं जो पैसा जा रहा है सरकार की तरफ से वो 19% सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि जो 27% है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है बोरोइंग और लायबिलिटीज़ का। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो 19% इनकम टैक्स के थ्रू आता है। और फिर थर्ड नंबर पे आता है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो कि 18% है। और 17% आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, मतलब कि जो कंपनीज वगैरह टैक्स पे करती है उससे 17% आता है। और बाकी के टैक्स भी आप देख सकते हैं, जैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट हो गया और कस्टम्स हो गया। तो ये तो बात थी कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आया। अब सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो जैसे कि आपको बताएं कि जितना ज़्यादा बोरो करेगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा सरकार को। देखिए 19% सरकार सिर्फ पे करती है इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट बनता है। और सरकार का सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो स्टेट्स के पास जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार जो डिपेंडेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना होता है हर एक स्टेट को। तो हर एक स्टेट को देने पर वो सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में करती है, जो कि 21% होता है टोटल रेवेन्यू का। और सेकंड नंबर पे आप देख चुके हैं इंटरेस्ट पेमेंट, और थर्ड नंबर पे आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर जो कि 16% है। आप अक्सर सुनते होंगे कि ये स्कीम आया वो स्कीम आया, तो वो स्कीम्स पर जो खर्च हो रहे हैं वो थर्ड पोजीशन पे 16% जिस पे खर्च किया जा रहा है। आप अदर टैक्सेस अदर देख सकते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर हुआ, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हुआ, या फिनांस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स हुए, या डिफेंस हुए, सब्सिडीज़ हुई। तो ये सारे सेक्टर्स में पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है। तो चलिए अब देखते हैं मेजर जो मिनिस्ट्रीज़ है उसमें सरकार कौन से मिनिस्ट्री पर कितना खर्च कर रही है। देखिए एक नंबर पर आता है डिफेंस। डिफेंस पे सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, जो कि है 4,54,773 करोड़, जो कि अगर मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट की बात करें तो ये डिफेंस एक नंबर पे आता है। सेकंड में आता है रूरल डेवलपमेंट जो जिसमें 2,65,000 करोड़ के लगभग, और तीसरे में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जिसमें 1.51 लाख करोड़ इन्वेस्ट करती है। इसी तरह होम अफेयर में 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन में 1.25 लाख करोड़, आईटी में 1.16 लाख करोड़, और हेल्थ में 89,000, एनर्जी में 86,000, और सोशल वेलफेयर में 56,000, और कमर्शियल एंड इंडस्ट्री सेक्टर में 47,500 करोड़ इन्वेस्ट करती है। तो ये कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। खैर अब मैं बताता हूँ टैक्सेस को लेकर क्या बोला गया है। एक तो सरकार ये कह रही है कि हम टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करने वाली है, और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये रिव्यू हो जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं चैरिटीज़ और टीडीएस को, लिटिगेशन और अपील को, और डेपनिंग और टैक्स बेस को सिंप्लीफाई करने की बात हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है चेंजिंग इन कस्टम ड्यूटीज़। इसके अंदर कई चीज़ों पर जो टैक्सेस लगते थे उसमें कई चेंजेस किए गए हैं अब, जिसमें सबसे पहला है कि 3 तरह के जो कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर मेडिसिन जो होते थे उसमें सरकार कस्टम टैक्स लगाते थे, तो वो अब हटा दिया गया है और मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाया गया है। उसके अलावा जो चार्जेस या मोबाइल फ़ोन्स है उनकी उस पर 15% का कस्टमर ड्यूटीज़ लगाया गया है।
पहले 15% से ज़्यादा लगाया जाता था, लेकिन अब घटाकर 15% कर दिया गया है। तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पर। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वो 10% लगाई जाती थी, अब उसे घटाकर 6% पर कर दिया गया है। उसके अलावा श्रिम्प और फिश फीड पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो 5% से ज़्यादा लगाए जाते थे, अब उसे घटाकर 5% पर कर दिया गया है। उसके अलावा जो बड़े बड़े मशीन्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे या फिर जो भी उसके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे उस पर काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लगाया जाता था, तो उस पर अब थोड़ा राहत मिला है। जो भी सपोर्ट एनर्जी या फिर सोलर सेल हुआ, वो पैनल हुआ, सोलर पैनल हुआ, तो इन सबों पर ये कस्टम ड्यूटीज़ को घटा दिया गया है। और 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर जो एक कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट जहाँ तक सवाल है वो है पर्सनल इनकम का। हर कोई जानना चाहता है कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस तो की गई हैं। वो बेसिकली क्या है, आपको याद होगा कि इस देश में 2 तरह का टैक्स रिज्यूम चल रहा है। एक जो पहले से चलता आ रहा था 2021 से पहले से, जिसमें 5%, 20% और 30% तक है। लेकिन सरकार ने एक नया टैक्स रिजिम निकाला और एक अलग स्लैब निकाले, जिसमें आप देख सकते हैं 0 to 3 लाख जिसका भी इनकम है उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 3 to 6 लाख को 5%, 6 to 9 लाख को 10%, 9 to 12 लाख को 15%, 12 to 15 लाख को 20% और 15 लाख से एवब जो है उनको 30% टैक्स पे करना होगा। यही अगर कंपेयर करें ऑल टैक्स रिजिम से तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10 लाख में ही 30% टैक्स आपको पे करना होता था, लेकिन अब 15+ रहने पर ही 13% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार अब यहाँ पर कह रही है कि आप जो चाहे इन दोनों में से आप वो टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। आप जिस पे चाहे उस पर चल सकते हैं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम पे चलिए या फिर ऑल टैक्स रिजिम पे चलिए। तो यहाँ जो बेसिकली चेंज किया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाख से 6 लाख जो जिसमें 5% टैक्स लगता था उसमें अब ये बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। और जो न्यू टैक्स रिजिम में 6 लाख से 9 लाख के बीच जिसका इनकम था वो 10% इंटरेस्ट पे करता था, उसको अब कर दिया गया 7 लाख से 10 लाख, जिसके लिए 10% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और उसके बाद बाकी 10 to 12 लाख का एज इट इज़ 15%, 12 to 15 लाख का 20% और 15 लाख से एवं 30% इंटरेस्ट पे है। तो ये सब एज इट इज़ है, बाकी थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो ये थी पूरी बजट की कहानी, पूरी बजट की बातें, हाइलाइट्स जो भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आप इससे आपको अगर ये अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।